नमस्कार, दो दूनी चार में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। ठीक 2 बजने वाले हैं दोपहर के 2 बजे। हम 4 अलग अलग शहरों से, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना से हमारे 4 सहयोगी अलग अलग खबरें लेकर हाजिर होते हैं। उन खबरों को हम विस्तार से रखते हैं। हमारी खबर पहलगाम हमले से जुड़ी हुई है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े एक्शन ले रही है। इस कड़ी में सख्त फैसला लेते हुए मोदी सरकार पाकिस्तान के कई बड़े यूट्यूब चैनलों को भारत में प्रतिबंधित कर चुकी है। इन चैनलों पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। आपको बता दें कि पहलगाम अटैक के बाद से भारत पाकिस्तान के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है, जिसमें सिंधु जल समझौते को रोकने के साथ सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क के साथ जारी हुए सभी वीजा छूटें रद्द करने का फैसला भी लिया है। पहलगाम हमले पे एनडीटीवी का बड़ा खुलासा। पहलगाम हमले में आदिल शामिल था और वो राजौरी पुंछ के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ। सभी पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिनको वो अपने साथ में लेकर आया था। ये जो मॉड्यूल है ये पाकिस्तान के जो हैंडलर है, जिसमें लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और डिप्टी चीफ सैफुल्ला, वो इस मॉड्यूल को लगातार डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं। ये विस्फोटक का बॉक्स है, इसमें 10 kg लिखा हुआ है और हमें जो सुरक्षा वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस कमरे को अभी सैनिटाइज नहीं किया गया है, तो यहाँ से आप निकल जाइए। कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकी इस वक्त जो एक्टिव है, उनको तलाशने में सुरक्षा बलों की टीम लगातार लगी हुई है। ये झेलम कल तक पाकिस्तान के लिए निर्मल धारा थी और जब भारत बोलता है अब बस, तो सिर्फ शब्द नहीं बदलते, नदियों का रुख भी बदल जाता है। असल जो नतीजे हैं यहाँ होंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है वुलर बैराज। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। जो खाने का सामान है वैसे के वैसे यहाँ पे गिरा है, कहीं पे नमकीन है, तो कुछ चीजें हैं। तो हम बताएंगे हमारे 4 सहयोगी। देखिए, मुंबई से हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित जुड़ेंगे, दिल्ली से मनोरंजन भारती और लखनऊ से पंकज झा जुड़ेंगे। पहली खबर जो है वो हमने आपको बता दी। अब चलते हैं सीधे मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। आज राजनीति लगातार गर्म है और आज जो बड़ी खबर ये आई है कि विजय वडेट्टीवार, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और सवाल उठाया कि ये जो कहानी आई है, ये जो लोग कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने पर्यटकों को मारने से पहले उनका धर्म पूछा, क्या वाकई में वो सही है? वो कुछ लोगों के हवाले से कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं। इसको लेकर बवाल हो गया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में मौजूदगी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। और तीसरी खबर इससे जुड़ी हुई यह है कि कितने पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए हैं या पहचाने गए हैं, इसको लेकर महायुति के बीच बीजेपी और शिवसेना में अंदरूनी कलह मच गई है। तो इन्हीं 3 मुद्दों पर हम बात करेंगे आगे। अब आइए चलते हैं पंकज झा के पास। कश्मीर में आतंकी हमले और देश भर में गुस्से की खबरों के बीच में यूपी से एक खबर और भी है, और ये खबर ये है कि यूपी के अवैध मदरसों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। शुरुआती खेप में नेपाल से सटे यूपी के 10 किलोमीटर के एरिया में जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको सीज किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर जो मदरसे बने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है बुलडोजर से। विपक्ष का आरोप यह है कि सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए योगी सरकार और ध्यान भटकाने के लिए उसने ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं मनोरंजन भारती के पास बिहार की खबरों के लिए। जी पंकज जी, और बिहार से 2 खबरें। एक खबरें तो ये है कि पहलगाम में जो हिंसा हुई उसके बाद में एक रैली निकाली गई थी उसके विरोध में, और लेकिन उस रैली में जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये रैली जो है वो आप कह सकते हैं कि आरजेडी के नेता भी थे, उसमें सीपीआई के नेता थे। सीपीआई के एक नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरजेडी के एक नेता से पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर ये रैली में ऐसा हुआ कैसे। दूसरी खबर भी बिहार से जुड़ी हुई है और ये जुड़ी हुई है नेहा सिंह राठौड़ से। अब नेहा सिंह राठौड़ ने अपने ट्वीट में इस पूरे मामले को, पहलगाम में जो हिंसा हुई है, उसको बिहार चुनाव से जोड़ दिया है। तो इन दोनों
चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली आपको लिए चलता हूँ विकास के पास। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं आज की एक महत्वपूर्ण बैठक की, जो कि पाकिस्तान और पहलगाम हमले के बाद भारत की बढ़ती तेज होती रणनीतिक बैठकों से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल की आज बैठक हुई है। एनआईए इस मामले की पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी जांच अपने हाथों ले चुका है और इसको तेज कर चुका है। लगातार इसके लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेनाएं जो है वहां पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही हैं। कश्मीर में तलाशी अभियान चल रहा है। 10 आतंकियों के घर जमींदोज किए जा चुके हैं। 16 बड़े पाकिस्तानी चैनल यूट्यूब पर बैन किए गए हैं और उनको अब भारत में नहीं देखा जा सकता है। पाकिस्तानियों को देश से निकालने का जो अभियान है वो तेज हो चुका है और आप देख सकते होंगे कि बाघा बॉर्डर से लेकर तमाम उन इलाकों में जहां पर पाकिस्तानी भारत में एंट्री ली थी, जिन सीमाओं से, वहां पर उनकी तादाद, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलों की टेस्ट फायरिंग की गई है। नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर की डील भी पक्की हो चुकी है। तो देखिए, भारत की जो डिजिटल स्ट्राइक है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। कई बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जो है प्रतिबंधित किए गए हैं। पाकिस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल भी जो है वो प्रतिबंधित कर दिए गए। यूट्यूब पर बैन, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। आतंकवाद के बचाव वाले एजेंडे को बढ़ावा दे रहे थे ये सभी चैनल और कश्मीर में अफवाह फैलाने की साजिश लगातार की जा रही थी। तो भारत ने जो डिजिटल स्ट्राइक की है वो हमने आपको बता दी। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से चैनल हैं जिनको भारत में बैन किया गया है। जियो न्यूज़ को बैन कर दिया गया है, ये प्रमुख पाकिस्तानी चैनल है। ARY न्यूज़ चैनल है, इसको भी बैन किया गया है। और इसके अलावा डॉन न्यूज़ चैनल, बोल न्यूज़ चैनल, सुनो न्यूज़ चैनल, GNN, समा टीवी, समा स्पोर्ट्स, इन चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया है क्योंकि ये भारत के और भारत सरकार के खिलाफ, भारतीय फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। और देखिए, अब भारत की तैयारी के खिलाफ पाकिस्तान में किस तरह का खौफ है वो भी हम आपको बता देते हैं। चीन, तुर्की से सैन्य मदद पाकिस्तान मांग रहा है। 6 हरकुलिस C-130 कराची पहुंचे हैं। युद्ध के साजो सामान से भरे हुए तुर्की के ये विमान पाक पहुंचे हैं। चीन की घातक मिसाइल भी पाक पहुंची हैं। चीन ने जो भेजी थी PL-15 मिसाइल वो भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है और लंबी दूरी की मिसाइल PL-15 भी पाकिस्तान में है। और देखिए, खौफ में है पाकिस्तान। तीनों सेनाओं में हड़कंप का माहौल है। लगातार बॉर्डर पर निगरानी तेज कर दी गई है। बॉर्डर पर सीज फायर के वायलेशन भी चल रहे हैं। पाक के जो एयरफोर्स स्टेशन है वो हाई अलर्ट पर हैं। पेंसी, स्वात, स्कूर्द एयरफोर्स स्टेशन ये सभी एक्टिव मोड में है। F-16, J-10, J-17 विमान जो पाकिस्तान के हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। अरब सागर को नो फ्लाई जोन पाकिस्तान ने घोषित कर दिया है। LOC पर भी पाकिस्तान ने अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी है। और देखिए, चीन से मिल रही मदद पर पाकिस्तान की निर्भरता बहुत ज़्यादा है। चीन विदेशी मंत्री की पाक विदेश मंत्री से बातचीत हुई है और उनके बीच जो बातचीत है वो मदद और इमदाद को लेकर ज़्यादा है। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर चीन का समर्थन किया गया है। चीन ने पाकिस्तान से फिर पैसे मांगे हैं। 10 अरब युआन की जो राशि है वो पाकिस्तान ने चीन से मांगी है। तो देखिए, ये हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए विस्तार से दीपक बोहरा, एम्बेसडर दीपक बोहरा भी जुड़ेंगे और हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल स्टूडियो में होंगी। सबसे पहले दीपक बोहरा साहब, आपका स्वागत है। पाकिस्तान की तैयारियां हमने आपको बताई, किस तरह से पाकिस्तान खौफ में है और अपने पड़ोसी मुल्कों से या साझा समझदारी वाले मुल्कों से वो लगातार मदद मांग रहा है। लेकिन क्या ये मदद पाकिस्तान को उस स्तर तक ले जा पाएगी, उस स्तर पर खड़ा कर पाएगी कि वो अपना बचाव भी कर पाए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पर। अमेजिंग। और आप तो खैर यू पुट इट अक्रॉस सो ब्यूटीफुली। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक बोल रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें मैं पढ़ा हुआ तो भारत में हूँ, लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स में मैं पोस्टेड था तो मैं कुछ लेक्चर्स अटेंड करता था। बड़े मशहूर एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट मर्टन। उनका कानून है लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, यानी आप कोई एक्शन लेते हैं लेकिन उसके परिणाम अलग होते हैं। तो इन्होंने जो किया है इन पर्यटकों को मार के, सर मैं 3 इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देख रहा हूँ। पहले,
पहली बार सर मेरे जहन में पिछले 30 साल में श्रीनगर में प्रदर्शन हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान। नहीं तो पहले कोई आतंकी मर जाता था तो वो पुरानी एक चीफ मिनिस्टर थी, उसके घर जाके हाय 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 करती थी और लोग सड़कों पर निकल आते थे, उसका वो मानी जो भी उसका नाम था उसके समर्थन। अब दे आर कमिंग ऑन टू द स्ट्रीट्स कि भाई ये नहीं हम बर्दाश्त। दूसरा सर जो मैं देख रहा हूं, सारी दुनिया में इसकी निंदा हुई है, इनका कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं बचा। जो इनका खुदा है उसका नाम क्या है, वो बेवकूफ सा टर्की वाला, वो भी अब कुछ नहीं बोल रहा है इसके बारे में। और फिर इनका जो ससुर है चाइना, वो भी खामोश बैठा, उसने भी ये नहीं कहा कि बड़ी अच्छी चीज की। और तीसरा, पूरे भारत में सर एक आधा कोई पॉलिटिकल पार्टी रैली कर रही हो, पूरे भारत में गुस्सा है और एकता है। सब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हम सरकार के साथ हैं। ये तीन इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। देन लेट मी कंप्लीट वेरी क्विकली सर, हम तो चाणक्य की संतान है ना। चाणक्य ने क्या कहा है, हाउ टू डील विद पीपल लाइक दिस पागलस्तान। उसने 4 चीजें कही थी, 4 स्टेप्स। साम दाम भेद धन। साम का मतलब होता है परसुएशन। सारी दुनिया में आप जानते हैं दे आर परसुएडेड कि ये आतंकी देश है। सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी इनका कोई दोस्त नहीं है। 57 मेंबर्स, वो सब हमारे मित्र हैं वहां पर। दूसरा होता है सर दान, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक मेजर्स। ये तो आपको पता है इनके हाथ में कटोरा है, पैसे वैसे तो इनके पास है नहीं। सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान के इर्द गिर्द उनके कुछ क्लोज कॉन्फिडेंस है। मैं अरबिक बोलता हूँ, मेरे भी मित्र हैं, कहते हैं हम लोग इनका फोन नहीं उठाते जब आता है कि भीख मांगेंगे, तो हमें कोई फायदा नहीं है इनसे बातचीत करने का। दैट्स द सेकंड थिंग। तीसरा होता है भेद। ये बिल्कुल अलग हो गए हैं सर। देयर इज नोबडी टुडे हु सपोर्ट्स पाकिस्तान। अगर आप मेरी बात नहीं मानते, आप देखिएगा एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर, ये पूरी दुनिया के कई देशों का कहता है कि कौन इन देश पे भरोसा करता है। देख लीजिएगा कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है वहां पर। और फाइनली चौथा जो हम देख रहे हैं, दंड। सर इकोनॉमिक दंड हम दे चुके हैं, अब पानी का दंड इनको दिया जा रहा है। अभी तो बड़ी बड़ी डींगे मारते, देखो सर डरे कितने हैं। हर चीज में इनका कोई बेवकूफ है, वो बिली बंटर पता नहीं उसका नाम क्या है, बड़ा मोटा सा इनका एक लीडर है, तो वो कहता जी हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। यार मैंने तेरा पानी बंद कर दिया, तू ये धमकी क्या दे रहा है सब। इनके जिस मंत्री को देखो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो क्या करेगा उसके। हमने कभी न्यूक्लियर धमकी नहीं दी। इसको हम कहते हैं सर अंग्रेजी में, अगर आप क्षमा करेंगे, वी कॉल दिस द इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आप इनसिक्योर होते हैं तो बड़ी बड़ी डींगे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ से ले आऊंगा, वहां से लाऊंगा। तो ये अब जो देख रहे हैं प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। फाइनली कुछ लोग कहते हैं कि आप सिंधु का पानी कैसे बंद करेंगे। सर मैं उस एरिया में स्पेशल एडवाइजर हूँ, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा सर, बिकॉज आई एम ऑन ओथ। लेकिन इतना आपको जरूर कहता, अगर हमें सिंधु का पानी डाइवर्ट करना पड़ा, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है और हम काफी जल्दी उसको कर सकते हैं। इसीलिए पीएम साहब ने ये भी कहा था कि इन लोगों को अब एहसास हो जाएगा कि हम किस तरह की पिटाई इनकी करते हैं, ये उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इससे ज्यादा सर क्षमा करेंगे चैनल पर ऑन पब्लिक स्पेस में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बोरा जी आपका। आपके पास आएंगे, लेकिन हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ हैं। मनोज्ञा, अब सवाल ये है, पाकिस्तान की तैयारियां भी हैं, भारत की भी तैयारियां हैं, लेकिन भारत करने क्या वाला है? करने कुछ वाला है, और कितना बड़ा करने वाला है इसकी जानकारी इस समय जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से बैठकों का दौर हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बैठकें करनी हैं, क्योंकि इसलिए हो रहा है कि बड़े फैसले लेने हैं। और बड़े फैसले सिर्फ देश के स्तर पर नहीं हैं या फिर पड़ोसी के लिए नहीं हैं, पूरे विश्व के आधार पर हैं। आप देखिए एम्बेसी से बातचीत हुई, प्रधानमंत्री ने बैठकें की लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बिहार में जो कहा, उससे 2 बातें तो साफ हैं कि आने वाले दिनों में जो भी होने वाला है वो कम से कम छोटा नहीं होगा। अब इस आतंकी हमले का जवाब जो कि 22 अप्रैल को हुआ था पहलगांव में, उसके बाद जो जवाब दिया जाएगा वो कितना तीखा, कितना तल्ख होगा, इसका आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री रहते हैं। उसके पहले पिछले हफ्ते जिस तरह की हमने गतिविधियां देखी, गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जाकर मिलते हैं। राष्ट्रपति से मिलने के सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो शी इज़ द हेड ऑफ फोर्सेस इन द कंट्री। वो पूरी सेना के और वायुसेना के और हमारी तीनों सेना के मुखिया हैं, और मुखिया को मिलके ये बताया जाता है कि आने वाले दिनों में हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि स्टैंप उन्हीं का होगा, आगे जाने की अनुमति उन्हीं की होगी, और वो देश हित में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन विकास, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस समय
अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के वो शब्द उधार लेना चाहूँगी, कहते हुए कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। लेकिन अगर पड़ोसी इस तरह की हरकत करे तो पड़ोसी से बदला लेना भी ज़रूरी हो जाता है। और इस समय भारत जिस तरह से सोच रहा है वो कम से कम बदला नहीं है, वो एक हिसाब किताब है जिसका होना ज़रूरी है अपने देश के इंटरेस्ट में। बिल्कुल दीपक बोहरा जी, हिसाब किताब बाकी है जिसका होना ज़रूरी है। ये जो जर्नलिस्ट है आपकी संवाददाता, शी इज ब्रिलियंट। इतनी अच्छी तरह से इन्होंने समझाया है कि इस समय देश में मूड क्या है। मैम वेल डन। मेरी 74 साल की उम्र है, 52 साल हो गए कूटनीति में। बट समवन लाइक यू पुट्स इट अक्रॉस ब्रिलियंटली। सर, ये जो इन्होंने कहा ना कि बदला लेना जरूरी है, कोई जैसा आप लोगों ने ये बता दिया वहां पर क्या हुआ है। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है ये क्यों हुआ है। और जो मैं देखता हूँ इसके 3 कारण है सर। उनकी आर्थिक व्यवस्था उनके अपने देश के अंदर खत्म हो चुकी है, डाइवर्ट करना है। फिर वो एक बेवकूफ है मैड मुल्ला मुनीर, जो आज अब लापता हो गया सर। कहते हैं कि वो किसी जमाने में इनका आर्मी चीफ होता था, शायद उसको भी अब डर लग रहा है ये मैं क्या कर बैठा। क्योंकि ये जो लोग आए थे ना आतंकी सर, ये आतंकी नहीं थे सर, ये ट्रेंड सोल्जर्स थे पाकिस्तानी फौज के। कोई आतंकी को इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होती सर। उनको भेजा, अब उसको डर लग रहा है। जो मेरे को समस्या, जो मेरे को खबरें आई हैं सर, समाचार आए हैं, मेरे बहुत से मित्र हैं पाकिस्तानी जो मेरे साथ पाकिस्तान में नहीं रहते, विदेशों में हैं, मेरे साथ राजदूत होते थे इस देश में उस देश में। किसी ने मुझे ये लिखा है ही इज अंडर हाउस अरेस्ट। फौज के ही लोगों ने इसको गिरफ्तार करके रख दिया कि गधे ये तू क्या कर बैठा है। सो दिस इज द सेकेंड चीज जो मैं देख रहा हूं कि क्यों इसने किया, डर गया आपने बहुत। और फाइनली सर, मेरा मानना है कि इसकी जो इस देश की जो न्यूसेंस वैल्यू है पूरी दुनिया को बताने के लिए, देखो मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं इधर एक मिसाइल फेंक दूंगा, उधर जैसे नॉर्थ कोरिया करता है, कभी यहाँ मिसाइल फेंक दी कभी वहां फेंक दी। मेरी न्यूसेंस वैल्यू है तो इसलिए मेरे को संभालो। हमारे भी एक फॉरेन सर्विस के, मैं क्षमा चाहता हूँ मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ही इज 85 years old, मुझसे बहुत सीनियर है, और जाके कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत करो, उनके पास न्यूक्लियर हथियार है। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस सर। मैं क्षमा चाहता हूं दैट ही बिलोंग्स टू द फॉरेन सर्विस। हम लोग ऐसी बातें नहीं करते। सो व्हाट आई एम सीइंग टुडे सर इज टोटल पैनिक इन दैट कंट्री। हमने जो बुलाया है एम्बेसडर्स को, मैडम ये बड़ा नॉर्मल होता है जब कोई अनयूजुअल सिचुएशन होती है, हम ब्रीफिंग देना चाहते हैं। मैंने कई बार किया इन माई करियर, तो लाते हैं उनको ब्रीफिंग देते हैं। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले तो हमारे सुप्रीम कमांडर से उन्होंने मुलाकात की है कि वी मे हैव टू टेक, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एक्शन। दूसरा सर, कुछ एम्बेसडर्स को हमने सेपरेटली बुलाया है दिल्ली में, और हमारे एम्बेसडर्स जो हमारी 160 दूतावास है पूरी दुनिया में, हम लोग जाते हैं फॉरेन ऑफिस में बताते हैं। और मैं आपको इतना बता देता हूं दावे के साथ साथ, आई हैव स्पोकन टू माय फ्रेंड्स, एक ने हमें नहीं कहा कि संयम बरतो, बल्कि मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं मैम, आप तो बहुत डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट हैं, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, रिटायर हो चुके हैं, जर्नलिस्ट अदर्स, वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप। किसी ने मुझे लिखा है पाकिस्तान सर्वाइवल, जो उसका प्रेजेंट स्टेट है, पाकिस्तान सर्वाइवल इज नो बेनिफिट टू आवर प्लैनेट, पाकिस्तान डिसअपियरेंस इज नो लॉस टू आवर प्लैनेट। ये अमेरिकन लोग मुझको बता रहे हैं। उनका कहने का मतलब है जो हमने ओसामा बिन लादेन के साथ किया था, घुसो मारो इनको और खत्म कर दो इस मानसिकता को। देश को तो नहीं हम खत्म कर सकते, वो तो रहेगी धरती, 3 टुकड़े हों 4 टुकड़े हों, वो तो हम चंद्रमा पर नहीं भेज सकते, लेकिन मानसिकता अगर हम तोड़ सके, जो बड़ा मुश्किल होगा सर, जो जहर भर दिया गया इनके दिमाग में। बट दे से गेट रिड, आइडेंटिफाई किसने किया है, और वो मैड मुल्ला मुनीर को सबसे पहले तो उसको, आजकल तो मेरा ख्याल हूरों की भी कमी हो गई है, वहां पर चुड़ैलें बैठती हैं, तो उसकी चुड़ैलों के पास उसको भेज दो। बात माफी चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगे, बट दिस इज समथिंग दैट मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, दिमाग से नहीं कह रहा सर। सॉरी सर, माफी चाहता हूँ। थैंक यू दीपक बोहरा जी आपका। अब चलते हैं अगली खबर के लिए सीधे मुंबई, जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद विकास। और पहलगाम हमले के बाद भारत के जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा राजनीति गर्म है उनमें से एक है महाराष्ट्र। जब से ये हमला हुआ है तब से लगातार महाराष्ट्र में जो विपक्षी दल हैं वो सत्ताधारी पार्टियों को घेर रहे हैं, और इसके अलावा महाराष्ट्र में सत्ता में जो पार्टियां हैं उनके बीच आपसी खींचतान भी चल रही है। अब आज इस कड़ी में सबसे ताज़ा खबर यह है कि महाराष्ट्र में जो एक कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक विजय वड़त्तीवार, ये पहले विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं पिछली विधानसभा में महाराष्ट्र में, उन्होंने ऐसा कहा है कि सरकार को पहलगाम हमले की
जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये जो बात कही जा रही है कि आतंकियों ने पर्यटकों को मारने से पहले उनका धर्म पूछा, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि आतंकियों के पास इतना समय कहाँ था कि वो पर्यटकों के कान में जाकर पूछते कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। उन्होंने कुछ लोगों के हवाले से कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह का बयान इन्होंने दिया, जिसके बाद में बवाल मच गया है और बीजेपी की ओर से काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। वो प्रतिक्रिया भी हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इस मुद्दे को लेकर दूसरी तरह की राजनीति क्या हो रही है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके मुखपत्र सामना के संपादकीय में सरकार पर निशाना साधा गया है पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर। और ये सवाल उठाया गया है कि अब जब सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना है और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ऐसे में सबसे पहले तो सरकार ये बताए कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के नागरिक भारत आए कैसे और भारत के अलग अलग इलाकों में वो जाकर बस कैसे गए, उनके पास में भारत के डॉक्यूमेंट्स कैसे आए। पाकिस्तानियों के साथ साथ बांग्लादेशियों का भी जिक्र है कि इतनी बड़ी तादाद में ये बांग्लादेशी आते कैसे हैं और क्या इनको वापस भेजने के लिए पहलगाम जैसे हमले का इंतजार करना जरूरी था। तो इस जैसे तमाम सवाल जो है काफी कड़वे शब्दों में, काफी तीखे शब्दों में सामना अखबार में उठाए गए हैं। अच्छा, तीसरी तरह की राजनीति ये हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार, जो महायुति गठबंधन है महाराष्ट्र सरकार का, उसके दो घटक दलों के बीच में लगातार खींचतान चल रही है। अब खींचतान चल रही है कि कितने पाकिस्तानी नागरिकों को आइडेंटिफाई करके भेजा गया। देखिए, बुल्ढाना की एक रैली में एकनाथ शिंदे ने ये बयान दिया कि जितने पाकिस्तानी हैं, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया है, उसके मुताबिक तमाम पाकिस्तानी भारत छोड़कर चले जाएं, नहीं तो पुलिस उन्हें ढूंढकर वापस भेज देगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि 100 पाकिस्तानी नागरिक अभी गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। ऐसे में ये बात जो है देवेंद्र फडणवीस, जो कि मुख्यमंत्री हैं, शायद उनको ये बात रास नहीं आई और उन्होंने ऐसा कहा, इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और 1-2 दिन में सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया जाएगा। तो कुल ये 3 तरह की राजनीति जो है महाराष्ट्र में हो रही है पहलगाम हमले को लेकर। आइए हम पहले सुनते हैं कि विजय वड़त्तीवार जिन्होंने इस तरह का बयान दिया था, इसके साथ साथ रॉबर्ट वड्रा ने भी ऐसा ही बयान दिया, इनसे मिलता जुलता एक बयान दिया, जिसको लेकर भी बवाल हुआ। तो इन दोनों ने क्या कुछ कहा पहलगाम हमले को लेकर, आइए सुनते हैं। You saw how, or everybody saw in this country, that when this terrorist act took place, they were looking at IDs. They were looking at IDs. People who were non-Muslims were attacked. Messages were given to the Prime Minister. Why is this happening? Because they are feeling that Muslims are being mistreated in our country. पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहाँ पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरिक्त घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके, नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं, बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते हैं ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। यही देश के वासियों की भावना है। ये देश के ऊपर का हमला हम मानते हैं। अब इस तरह से बातें करके मूल मुद्दों को बगल देना, यह गलत। तो आपने सुना कांग्रेस के नेता विजय वड़त्तीवार का यह बयान। अब उनके इस बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है। उनका यह कहना है कि विजय वड़त्तीवार के ये शब्द काफ़ी असंवेदनशील हैं और ये एक तरह से जो परिजन जिनके अपने मारे गए पीड़ित परिवारों के जले पर नमक छिड़कने की तरह हैं और उनके इस बयान से हमारे दुश्मनों को मदद मिलेगी। सुनिए फडणवीस ने क्या कहा। बहुत ही असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण बयान है। जो वहाँ पर मारे गए, जिनकी हत्या हुई, उनके परिवारजनों ने जो वहाँ पर उपस्थित थे उनके साथ, उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान को झुठलाना
इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता क्या हो सकती है। एक प्रकार से उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम ये कर रहे हैं। उनको कभी भी ये जो हमारे सारे मरे हुए भाई हैं उनके परिवार वाले माफ़ नहीं कर सकते। ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान करना एक प्रकार से जो हमारे दुश्मन हैं उनको बढ़ावा देने वाला ये काम है। तो आपने सुना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया, उनका ये बयान। वड़त्तीवार ने जो कुछ भी कहा उस पर ये फडणवीस की टिप्पणी थी। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। अभिषेक, ये बताइए कि इस पूरे मामले पर कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है, कितनों को आइडेंटिफाई किया गया है, इसको लेकर भी एक तरह से अलग अलग बयान आ रहे थे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, और दोनों के बीच एक तरह से तनातनी की बात कही जा रही थी, मतभेद की बात कही जा रही थी। उसको लेकर क्या देवेंद्र फडणवीस ने कोई सफाई दी है कि आखिर प्रक्रिया किस तरह से आगे चल रही है और वाकई में कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है और अब तक पुलिस ने क्या कुछ किया है, इसके बारे में बताइए। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है वो युद्ध स्तर पर चल रही है अगर महाराष्ट्र की बात करें, और लेकिन जो आंकड़े की बात की जा रही है, हालांकि आज जो ताज़ा बयान दिया गया है देवेंद्र फडणवीस द्वारा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आंकड़े तो आपको पुलिस बताएगी, लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से गृह विभाग की तरफ से जो आदेश आया था, और ख़ास करके उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि जो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म वीज़ा को लेकर के सभी पाकिस्तानी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। शाम तक पुलिस आंकड़े जाहिर करेगी, और यही बात कल भी वो कहते नज़र आए थे। लेकिन कल उन्होंने साफ तौर पर मीडिया को कहा था कि जो आप खबरें चला रहे हैं, लगभग 107 जो पाकिस्तानी गुमशुदा है, मिसिंग है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी खबरों का खंडन किया था। मैं गृह मंत्री होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूँ कि एक भी पाकिस्तानी जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आया है वो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र में नहीं दिखेगा, और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और कहीं ना कहीं जब उनको ये पूछा गया कि जो असमंजस हो रहा है, एकनाथ शिंदे कोई अलग बयान दे रहे हैं, गृह विभाग कुछ बोल रहा है और आपने कुछ और बोला है, तो उन्होंने आज साफ तौर पे एक क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि जो सिंधी परिवार के जो पाकिस्तान से आए हैं जिन्होंने सिटीजनशिप के लिए आवेदन दिया है, वो कहीं ना कहीं उनके जो आंकड़े हैं वो इसमें है, और कहीं ना कहीं उनका सिटीजनशिप पेंडिंग है, इसके लिए उस प्रक्रिया में उनको गिना नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन होता है, और इसी के लिए चलते इस तरीके के बयान दिए गए हैं। इसमें और ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की बात वो आज करते हुए दिखे, लेकिन साफ तौर पर जो केंद्र सरकार के आदेश है उसके चलते सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद अभिषेक इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। और आइए अब आगे चलते हैं लखनऊ और जानते हैं मेरे सहयोगी पंकज झा के पास क्या खबर है। यूपी में मदरसों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। शुरुआती चरण में नेपाल से लगे 10 किलोमीटर तक के यूपी के इलाकों में अवैध मदरसे या तो सील किए जा रहे हैं या फिर उन पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। श्रावस्ती में ऐसे 10 मदरसों को सील किया गया और कुछ मदरसों को जो कि सरकारी जमीन पर बने हुए थे उन्हें गिराया भी गया। इसी के साथ सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, ये सब जो नेपाल से सटे यूपी के जिले हैं, उन सभी जगहों पर मदरसों की जो अवैध तरीके से चल रहे थे उनकी पहले पहचान की गई। उनमें से कुछ मदरसों को सील किया गया, और जो अवैध रूप से जिनका निर्माण हुआ था या तो सरकारी जमीन पर बने थे या किसी दूसरे तरीके की विवादित जमीन पर बने थे, उन सब पर बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया। आपको बताऊं कि 25 तारीख को इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर विभाग की बैठक हुई थी और इसमें एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था कि किस तरीके से अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जानी है। आपको बताते चलें कि यूपी में कुल 24,000 मदरसे हैं, इसमें से 16,500 जो हैं वो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, यानी थोड़े से आधे से कम जितने भी बाकी मदरसे हैं वो गैर कानूनी रूप से लगातार चल रहे थे। इनमें से कुछ मदरसों के बारे में ये भी शिकायत आई थी कि इन्हें विदेशों से फंडिंग होता है, और इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई है, और इन मदरसों की जिनको विदेशी फंडिंग होती है उनकी जांच भी की जा रही है। अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो मदरसों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा ब्लूप्रिंट? हमारे सहयोगी रणवीर ने यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री जो हैं दानिश अंसारी, उनसे बात की है,
तो ये अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सहयोगी रणवीर ने जो दानिश से बात की है, दानिश क्या कहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। एक स्पेशल ड्राइव जो है 25 से 27 अप्रैल तक चलाया गया, उसके बाद फिर से ये ड्राइव चलेगा। उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से सटे जिलों में कई ऐसी इमारतें हैं जिनमें कई धार्मिक संस्थान भी हैं जिन पर सरकार ने कार्रवाई की है। इनमें ज़्यादातर मदरसे और मस्जिदें भी हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी साहब हैं। दानिश भाई, ये जो सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई हो रही है, ये किस तरह के मदरसे या मस्जिदें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार शिक्षा की व्यवस्थाओं के लिए पूरी संजीदगी से काम कर रही है। ख़ास तौर पे जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की शिक्षा व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से हमने पहले दिन से धरातल पे काम किया है। मदरसा शिक्षा में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ना, मदरसा शिक्षा में एनसीसी एनएसएस को जोड़ना, मदरसा शिक्षा में स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना, ये तमाम एससीईआरटी के कोर्स करिकुलम को मदरसा शिक्षा में लागू कराना, ये तमाम सकारात्मक कदम है जो हमारे मोदी सरकार के नेतृत्व में हमारी योगी सरकार ने उठाए हैं। आज जब मदरसा शिक्षा एक अहम अंग है हमारे मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था के लिए, उसको दुरुस्त करना ये बहुत आवश्यक है। हमेशा हमारी योगी सरकार ने माना है कि मदरसा शिक्षा में के माध्यम से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो मानक है गवर्नमेंट के, उस मानक के अनुसार चलने चाहिए। प्रॉपर गाइडलाइन हर संस्था को चलाने के लिए गाइडलाइन है, हमेशा उन गाइडलाइंस को फॉलो कराने के लिए हमारी योगी सरकार काम करती है और उसी दिशा में तमाम जो है कदम उठाए जा रहे हैं। इसको उस कार्रवाई से जोड़ के मदरसों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष के भी तमाम तरह के आरोप हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप यह है कि जानबूझकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। योगी सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये बीच में अलग अलग मदरसों पर इस तरह की कार्रवाई करती है, लोगों का ध्यान बटाने के लिए। आखिर क्या है पूरा मामला और इस वक्त क्यों मदरसों पर ये एक्शन हो रहा है, बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन नजा, जो पिछली सरकार में इसी विभाग के मंत्री भी थे। तो मोहसिन नजा साहब से हम बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। ये मामला राजनीति का है या वाकई जिन मदरसों में दीनी तालीम होती थी और शिकायतें होती थी, क्या उन मसले को सुलझाने के लिए हो रहा है या विशुद्ध पॉलिटिक्स है? देखिए पंकज जी, आपको अच्छी तरह से पता है कि 2017 में जब हमारी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार आई थी, उस वक्त हम लोगों ने मदरसा पोर्टल लागू किया था। तमाम मदरसे जो अवैध पाए गए थे उनको हटाने का काम किया था। जैसा कि अभी आपने अपने पूर्व के वक्तव्य में बताया कि 17,000 मदरसे अभी हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे साथ मान्यता प्राप्त हैं और कुछ मदरसे जो अनुदानित हैं, और जिन मदरसों पर कार्रवाई हो रही है ये एक सुरक्षा की दृष्टि से, चूंकि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए वो मदरसे हैं, उनके बारे में बहुत सी जानकारियां नहीं प्राप्त देते थे। क्योंकि जब मदरसा पोर्टल लागू किया गया तो मांगा गया कि सभी लोग पोर्टल पे अपनी जानकारी साझा करें, लेकिन उन्होंने नहीं साझा की। तो बहुत से अवैध मदरसे हैं जिनको गिराने का काम किया गया, वहां से हटाने का काम किया गया। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो एनसीईआरटी का सिलेबस आदरणीय योगी सरकार में हमने शुरू किया। हमारा राज्य पहला राज्य बना। अब खाली आप मदरसों को धार्मिक शिक्षा के नाम पर अगर आप खाली मुस्लिम बच्चों को छोड़ दें तो फिर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस आप कहां से बना लेंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बार बार जब मदरसों की बात आती है तो कुछ पिछली सरकारों ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए अनुदानित मदरसे दे दिए थे, जहां पर करोड़ों रुपए का धन का दुरुपयोग हुआ। और आज भी अगर उन मदरसों को देखा जाए, उनके बारे में जानकारी ली जाए, और आपसे बेहतर कोई पंकज जान नहीं सकता। मैं जानता हूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति को खूब जानते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और आप काफी जाने माने और बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जितने भी मदरसे हैं वो जेब भरने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टियों के संरक्षित या उनके नेताओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं मदरसे हैं, जिसमें उनके बच्चे नहीं पढ़ते। नहीं राजा साहब, गरीब समाज के बच्चे जाते हैं, लेकिन उन्हें कौन सी शिक्षा दी जाती है ये भी नहीं पता। राजा साहब, आपने कहा अभी, एक मिनट, आपने कहा कुछ पॉलिटिकल पार्टी के संरक्षण में, मतलब आपका इशारा किधर है? खुलकर आप बात करिए। सॉरी, आपने कहा कुछ लोगों के, कुछ राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में, आपका इशारा किधर? आप खुलकर बोलिए ना। नहीं, समाजवादी पार्टी के ही द्वारा सबसे ज्यादा, या बहुजन समाज पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा मदरसे अनुदानित किए।
जिनको अनुदानित किया गया है वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के ही दौरान मदरसे चलाए गए और अनुदान दिया गया। अब उन अनुदान को अगर आप देखें तो एक एक संस्था जो है वो 25-25, 30-30 मदरसे चला रही है। तो जाहिर सी बात है करोड़ों रुपए जो उनको दिए जाते हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उनको देती है, तो पंकज वो पैसा कहाँ जाता है? एक छोटा सा सवाल लूंगा आपसे, समय की बहुत कमी है, और वो सवाल ये है मोहसिन जी कि जब इधर रामजी लाल सुमन पर हमले हो रहे हैं, करणी सेना जगह जगह सड़कों पर आ रही है, ऐसा लगता है कि अराजकता जैसा है, क्या वो ध्यान भटकाने के लिए ये सब कार्रवाई हो रही है अचानक से? पंकज देखिए, मदरसों को लेकर जब जब कोई कार्रवाई होती है या उनके उत्थान और कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए काम होता है, तब भी विपक्ष सामने आता है खड़ा होकर। विपक्ष का काम है अपने लोगों को बचाना, उसका काम ये नहीं है कि लोगों का कल्याण करना। चंद लोग हैं, कुछ चंद मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी मदरसे चलाते हैं, तो वो अगर कहने को हम उनको कह दें कि वो धर्मगुरु हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। तो इसलिए जिस तरह से आपने देखा कि अभी वक्फ के मामले में किस तरह से सारे धर्मगुरु पट्टी बांधकर काली, कहीं दिल्ली में बैठे हैं, कहीं पंजाब में, तो कहीं बिहार में और उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर जा रहे हैं। इससे आम आदमी, आम मुसलमान को कोई न फायदा न नुकसान, उसको बेचारे को पता ही नहीं है। मदरसे से आज तक पढ़ाकर आपने कितने डॉक्टर, समय की बहुत कमी है, और लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, इस बात के लिए आपका बहुत जी। कितने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एक लिस्ट मुझे दे दें मदरसे के लोग, तो हम मान लेंगे कि हाँ मदरसे बहुत अच्छे से संचालित हो रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी की पढ़ाई आज लागू हुई है, आज उनको मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है, आज ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन भाई। अब हम बात करते हैं बिहार की खबरों के लिए, चलते हैं अपने सहयोगी मनोरंजन भारती के पास। जी पंकज जी, बिहार से 3 बड़े अपडेट हैं। आपको बता दूं, लखीसराय से विवादित नारेबाजी पर सीपीआई नेता कैलाश प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दूं कि एक यहां पे रैली निकाली गई थी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद, और यहां पर इस रैली में विवादित नारे लगे। एक आरजेडी के नेता से भी इस मामले में पूछताछ हुई है। उसके बाद सम्राट चौधरी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को देश के स्वाभिमान की परवाह नहीं है। दूसरी बड़ी जो खबर है वो आपको बता दूं कि वीडियो पर विवाद होने के बाद नेहा सिंह राठौर पर अब एक्शन लेने की बात कर रही है वहां पर जेडीयू और बाकी दल जो है। अब नेहा सिंह राठौर के बारे में जानकारी आपको दे दूं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को वोट बैंक से जोड़ा, बीजेपी इस मुद्दे का इस्तेमाल बिहार चुनाव में करेगी, ऐसा उसने लिखा। नेहा के इस बयान को पाकिस्तान मीडिया में हवा दी गई, भारत के खिलाफ इस बयान का उपयोग किया जा रहा है। लखनऊ में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज हो गया है। बिहार के एक मंत्री ने नेहा के गिरफ्तारी की बात कही है। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, सबसे पहले लखीसराय की बात कर लेते हैं। क्या इस तरह के विवादित नारे कैसे आए, और उसके बाद एक आरजेडी नेता से भी पूछताछ हुई है, एक को तो गिरफ्तारी कर लिया गया कैलाश प्रसाद जी को जो सीपीआई के हैं, क्या कहेंगी? मनोरंजन जी, मैं स्क्रीन पर नहीं हूँ शायद। मनोरंजन जी, बात यह है कि एक तरफा मीडिया बहुत कुछ चलाती है, एक तरफा छुपा जाती है बहुत मोहब्बत के साथ। उस मोहब्बत को मैं यहाँ दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो ये डीसीपी का एक बाइट है, वो सुनवा दूं आपको यदि आपको आपत्ति ना हो तो। नहीं, आपने सुना दिया, अब थोड़ा मौका हमें भी दीजिए सुनाने का। ये रहा वीडियो। क्या बोलते हैं, सुवेंदु अधिकारी हैं, आपको सुनाई दे रहा है? जी 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 जी। हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले ये नेता भाजपा के हैं, और इन पर कब कार्रवाई होगी देश जाना चाहता है। जो गलती से जो नारा बिहार में लगा उसका खंडन आरजेडी ने ऑलरेडी कर दिया है। वेस्ट बंगाल में सरकार है ना ममता जी की। प्रियंका देखिए, वहां तो ममता जी की सरकार है ना, वो कार्रवाई करें। हम और आप ऐसे कैसे जज कर सकते? वो सरकार के पास सारे तथ्य हैं, वो कार्रवाई कर लें। ममता जी और शुभेंदु अधिकारी का तो अब जो बहुत पुराना, आप जानते हैं 36 का आपका हो गया तो मैं बोलूं नहीं, आपका हो गया का मतलब क्या है? तो नेताजी किनके हैं? नेताजी ममता जी के हैं कि नेताजी मोदी जी के हैं?
मोदी जी के नहीं, नेता है ऐसा- तो मोदी जी कार्रवाई करेंगे कि आपने किस तरह एक से करेंगे? आपने एक कार्रवाई वीडियो प्ले सिर्फ किया, सुनिए दलितों मेरी के बात। पर होगी। आपने एक वीडियो हिंदुत्व पर प्ले नहीं किया होगा। और उसके बाद कहा कि ये इन्होंने इस नेता ने ये नारे लगाए। मैंने लगाए। बिहार के बारे में आपसे सवाल किया, आपने बंगाल का मामला, बंगाल में बंगाल है का सरकार, मामला नहीं, अच्छा तृणमूल कांग्रेस की, भारत वो कार्रवाई मुर्दाबाद का करेगी। नारा लगता है तो वो बंगाल का मामला है। अरे बंगाल का नारा मुख्यमंत्री बंगाल का करेगा ना मामला भाई। आपके यहाँ पे बिहार का है तो बिहार पुलिस करेगी ना। बिहार पुलिस कर रही है तो बिहार पुलिस किनके हाथ में है? तो वही कौन चला रहा है वहाँ पर सेम सरकार? चीज तो अप्लाई होता है ना कौन बंगाल में चला भी। रहा है बंगाल वहाँ पर पुलिस सरकार? कार्रवाई करे। बंगाल में आप दो देखिए, दो मनोरंजन चीजें गलत है, उसको मिला करके आप सही नहीं कर सकते आप हैं। सवाल पूछ लीजिए दोनों चीज गलत है तो दोनों चीज गलत है, उसको मिला के आप सही नहीं बंगाल पुलिस कार्रवाई करे। मेरा आपसे एक रिएक्शन लेना था कि ये जो घटना हुई है इस पे आप आरजेडी के एक नेता से भी पूछताछ हुई है, सीपीआई के नेता की गिरफ्तारी हुई है, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? आरजेडी और सीपीआई के नेताओं से तो पूछताछ होगी, गिरफ्तारी होगी। विपक्ष में हम हैं, जो सत्ता पक्ष में है उनको कुछ नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी भारत मुर्दाबाद का नारा लगाकर भी खुले मस्त घूमेंगे। जिस समय में इतने लोग शहीद हुए, 26 लोग, क्या कर रहे थे अमित शाह जी? रेड कारपेट बिछवा लिए। क्या जरूरी था उस समय में अपने लिए रेड कारपेट बिछवाना? यही आरएसएस के लोग हैं ना, 2% के इनके ट्रोल हैं। वो ट्रोल क्या किए? राजपुताना राइफल्स के जो आर्मी के अधिकारी हैं उनका डेटा लीक करवा दिया। कहां से? भाजपा कार्यालय से आया उनके पास डेटा। ये खुफिया जानकारी सरकार के पास होती है तो ट्रोल्स के पास कैसे पहुंची? और साथ ही साथ में क्या गलत कहा नेहा जी ने? उन्हें तो बिल्कुल सही सवाल उठाया। एक और सवाल पूछा दीदी, आप मुझे पूछने का मौका देती हैं। सुनिए मेरी बात, मनोरंजन जी के सुन लीजिए आप। सुनिए मेरी बात। जब कोई भी चीज बातचीत होती है तो दोनों तरफ से बातचीत की जाती है। प्रियंका मेरी बात आप सुनिए। आप ऐसे डिस्कशन नहीं कर सकते ना। आप यदि सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मेरा सवाल मैं कुछ पूछता हूँ, आप कुछ जवाब लेकर के खड़ी हो जाती है। गलत बोले तो इस पर तो सवाल उठेगा। कैसे सवाल ना उठाऊं मैं? चलिए ठीक है। आपका आर्गुमेंट मैं समझ गया। बेसिकली आपके पास कोई आर्गुमेंट है नहीं और आप जो है दो अलग अलग चीजों को जोड़े। प्रियंका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।